नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विधानमंडल या संघ की व्यवस्थापिका या भारतीय संसद की। लोक प्रशासन के विद्यार्थी जिनका भारतीय संविधान नामक जो पेपर है एमए फाइनल में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण विमर्श है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि जो सत्ता है वो एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विभाजन होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण या शक्ति विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर हेतु सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटने की सलाह दी: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया। व्यवस्थापिका का काम मूलतः लोक मत की पहचान करना, उसके अनुसार कानून, विधि, नियम, विनियम बनाना और साथ ही जनहित हेतु कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और कार्यपालिका को सदैव सावचेत बनाए रखना। ये मुख्य कार्य जो है वो व्यवस्थापिका के हैं। कार्यपालिका का जो दायित्व है वो महत्वपूर्ण रूप से सरकार चलाना, और कार्यपालिका वास्तव में सरकार है और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका विभिन्न विधि, नियम, कानून उनका संचालन करेगी, उनका क्रियान्वयन करेगी और साथ ही जो भावना और जिस लोकमत की पहचान व्यवस्थापिका द्वारा की गई है और व्यवस्थापिका जिस उद्देश्य हेतु विधि का निर्माण करती है, उस उद्देश्य की पूर्ति वह विभिन्न साधनों और व्यवस्थाओं के माध्यम से करती है। ठीक एक और अन्य जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वह है न्यायपालिका। वो ये देखती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अपने परिक्षेत्र में, अपने पेरिफेरी में क्या उन उद्देश्यों के हेतु कार्य कर रहे हैं जिस हेतु उनका निर्माण हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो न्यायपालिका उनको आगाह करती है, उनको सावचेत करती है और कई बार न्यायपालिका आगे बढ़ करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों को निरस्त करती है और जनता के हितों की रक्षा करती है। तो इस भांति व्यवस्थापिका की जो मूल भावना है वो ये है कि लोकमत की पहचान करे और तदनुरूप विधि, कानून, नियमों का निर्माण करे और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे और कार्यपालिका को उसके उत्तरदायित्व हेतु सहयोग भी करे। अब भारत में जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका की चर्चा हम कर चुके हैं और अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो है व्यवस्थापिका की, विधानमंडल की, संसद की। क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है इस हेतु और ब्रिटिश शासन प्रशासन से हम प्रभावित रहे हैं, इसलिए हमने ये स्वाभाविक रूप से जो पार्लियामेंट शब्द है या संसद शब्द है वो ब्रिटेन से लिया है। भारत के संविधान में इस हेतु अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी,
जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। क्योंकि भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, गठन, संगठन, उनके द्वारा किए गए जाने वाले दायित्व और उन पर नियंत्रण, निर्देशन, शक्ति पृथक्करण, केंद्र राज्य संबंध, राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का वर्णन यथोपरि किया गया है। तो अब इनका जो वर्णन है, इसके अनुसार चूंकि भारत में जो भी व्यवस्था की गई है वो संविधान के तहत की गई है, और संविधान में विधायिका का भी वर्णन है। और संघ का तात्पर्य है केंद्रीय या विभिन्न राज्यों का जो संघ बना हुआ है भारत, उस भारत की केंद्रीय सरकार के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को भी संसद का महत्वपूर्ण भाग माना गया है, और राष्ट्रपति चूंकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, इसके बावजूद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू भी नहीं होता। अगर विधायिका, अगर संसद किसी कानून को पारित कर दे तो उसके बावजूद भी जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं होंगे वो प्रभावी नहीं होगा, वो क्रियान्वयन में नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि विधायिका की जो प्रक्रिया है उसकी पूर्णाहुति तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही होती है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायिका का या संसद का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। भारत में ब्रिटिश प्रकार का संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाना। अब ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली की जब चर्चा की जाती है तो ब्रिटेन की संसद के लिए यह कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के अलावा सभी प्रकार के जो कानून, नियम, विधि बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो अपने आप में अपरिमित शक्तियों की धारक है, अर्थात वहां संसदीय सर्वोच्चता है। संसदीय सर्वोच्चता है, इसका तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद के पास में अनन्य शक्तियां हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। संसद के पास में किस मात्रा में, कितनी मात्रा में शक्तियां होगी और किन किन विषयों पर होगी, किन विधायी विषयों पर वो चर्चा करेगी, विधि बनाएगी, इसके लिए ब्रिटेन की संसद की सीमा तय नहीं की गई। तो स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। वहां न्यायपालिका के रूप में या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा दायित्व निभाती है, और लॉर्ड सभा की स्थिति कॉमन सभा के समक्ष बहुत कमजोर है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में न्यायपालिका जो है वो प्रभावी नहीं है। कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की, राजा के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री मय मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका, और प्रधानमंत्री भी संसद या पार्लियामेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब तक प्रधानमंत्री मय मंत्री परिषद का संसद में बहुमत है वो अपने पद पे बने सकते हैं।
इसका तात्पर्य हुआ कि कार्यपालिका भी इतनी सर्वोच्च नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बनी रह सके। तो इस मामले में यह देखा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके पास में अनन्य अधिकार और शक्तियां। इसलिए प्रोफेसर डी लोम का ये जो शब्द है कि ब्रिटिश संसद के बारे में यहां तक कह डाला कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। लेकिन भारत की संसद की जब बात की जाती है तो भारत की संसद को सर्वोच्च नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि भारत की संसद का निर्माण संविधान में किए गए प्रावधानों के तहत अंतर्गत होता है। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि संसद के पास में वही अधिकार है जो संविधान में वर्णित है। वह अपरिमित शक्तियां या अनन्य शक्तियों के धारक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जो संसद है उसकी जो संवैधानिक स्थिति है, उस संवैधानिक स्थिति के अनुसार उसमें संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। यद्यपि संसद को अनेक शक्तियों से नवाजा गया है, अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है और कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका का नियुक्ति का प्रारंभ करने का अधिकार भी संसद के पास है और महाभियोग के द्वारा मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति और न्यायाधीश, चाहे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी संसद के पास है। इन सब होने के बावजूद भी भारतीय संसद है वो सर्वोच्च नहीं है। उसमें सर्वोच्चता एवं संघात्मक जो व्यवस्था है उसका समन्वय किया गया है और भारत की जो संसद है उसकी प्रभुसत्ता पर निम्न सीमाएं लगाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लिखित और कठोर संविधान। इसका तात्पर्य है कि भारत में संसद का निर्माण संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है और संसद चाहे जिस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे जो विधि नहीं बना सकती, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधि का निर्माण करती है। संघ सूची के अनुसार दिए गए जो विषय है 100 विषय जिनको हम संघ सूची कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट, उसके अनुसार वो 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का वर्णन है, उसके अनुसार ये विधि बना सकती है। तो इस प्रकार से संविधान की इस पर सीमाएं लगाई गई है। फिर है कि संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत वो शामिल होता है। साथ ही संविधान के मूल ढांचे में जो संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक इस पर पूर्ण रूप से गति प्रकार करना हो, तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फिर संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है। केंद्रीय विषय जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है, राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य की जो इकाइयां हैं, जो विधायिका हैं, उनके द्वारा कानून बनाया जाता है। और जो कॉन्क्रीट लिस्ट है या संवर्धित जो सूची है, उस संवर्धित सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा, प्रशासनिक उपबंधों का बंटवारा, न्यायपालिका जो विभिन्न प्रकार है उनके वित्तीय विषयों का बंटवारा अपने आप में ये दर्शाता है कि संसद चाहे जो नहीं कर सकती। संसद बहुत कुछ कर सकती है लेकिन संसद चाहे जो नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से संसद की जो सर्वोच्चता है या प्रभुसत्ता है उस पर एक सीमा के रूप में है। साथ ही अध्याय 3 में दिए गए मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो संसद की प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखती है। अगर संसद किसी ऐसी विधि को जो संवैधानिक प्रावधानों से मेल नहीं खाती या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है या लोक हित या लोक मत के विरुद्ध जाकर के बात करती है,
ऐसे विधि को न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, उसको अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद की जो सर्वोच्चता है उस पर ये सीमा है। फिर है राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमा का तात्पर्य है कि संसद में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल जो हैं वो बटे हुए हैं, और हमारे यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम भी नहीं है, हमारे यहाँ पर बहु पार्टी सिस्टम है या बहुदलीय व्यवस्था है। और इस बहुदलीय व्यवस्था में यह है कि जिसके पास में संख्या है वो संसद में अपनी बात मनवाता है, सरकार बनाता है, सरकार चलाता है, विधि पारित करता है। तो इस भांति संसद में ये है कि उस पर सदैव राजनीतिक जो या दलगत जो राजनीति है उससे संसद कभी भी इस प्रकार की स्थिति में नहीं आती कि वो अपने आप के सर्वोच्चता की घोषणा करे और ये कहे कि साहब संसद से बढ़कर के कोई भी नहीं है। अब हमने बात की थी कि जो भारतीय संसद है वो भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों, जिसमें उच्च सदन जो है राज्यसभा और जो निम्न सदन है लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। और राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। द्वितीय इसलिए कहते हैं कि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रथम सदन वो माना जाता है जो सीधा जनता से निर्वाचित होता है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष या जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, इसलिए उच्च स्थान इसको प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये 245 प्रभावी संख्या है। और इन 245 में से भी 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में विशेष स्थान व ज्ञान व अनुभव रखते हैं, ताकि इन क्षेत्रों के जो लोग हैं जो चुनाव और निर्वाचन की प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहते और अपना ज्ञान और अनुभव का विशेष या उनका लाभ भारत के हित में या राष्ट्र के हित में देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नामजद करके उनको संसद का अंग बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं ताकि इन सदस्यों के माध्यम से हमें इन विभिन्न क्षेत्रों के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनका अनुभव प्राप्त हो और उनकी जो विरासत है वो हमें प्राप्त हो। शेष सभी जो सदस्य होते हैं 237 सदस्य, उनका निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता है, हमने पहले कहा प्रत्यक्ष होता है। और ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, अब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो, क्योंकि प्रत्येक राज्य में हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है उसका जब गठन की बात की गई थी तो ये राज्यसभा जो है वो न तो सीनेट की भांति है जिसमें प्रत्येक राज्यों को एक निश्चित मात्रा में, या जैसे अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2 सीनेटर निर्वाचित करने का अधिकार मिला हुआ है। और जो ब्रिटिश व्यवस्था है लॉर्ड सभा, उसमें ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसके माध्यम से लॉर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर राज्यों की व्यवस्था नहीं है और अमेरिका में राज्यों की व्यवस्था है तो वह संख्या निश्चित है। भारत में राज्यसभा से किस राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे ये हमने जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया है, ताकि कोई राज्य ये न कहे कि साहब मेरा क्षेत्र और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और मुझे कम स्थान प्राप्त हुए। और सिक्किम जैसे राज्य से एक सदस्य निर्वाचित होता है और उत्तर प्रदेश से जो है वह संख्या 31 है। तो इस प्रकार से दोनों राज्यों के हम बराबर मात्रा में उनको नहीं रख सकते, उनकी जनसंख्या के अनुपात में वो बांटे गए हैं।
राज्यों के जो विधायक है उनके माध्यम से इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, और ये चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है, ताकि एक ही मतदान के द्वारा विभिन्न जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जा सके। 2003 में चूंकि राज्यसभा के जो प्रतिनिधि जो बनते हैं उनमें भी धनबल और भुजबल का प्रभाव और दलगत राजनीति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए दो परिवर्तन किए गए हैं। एक तो ये था कि कोई व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए जाना चाहता है और उस राज्य में जहाँ का वो पंजीकृत मतदाता है और वहाँ अगर राज्यसभा की सीट खाली नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उसको किसी भी राज्य से निर्वाचन का अधिकार मिले। इसलिए ये परिवर्तन कर दिया गया कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य की मतदाता सूची में उसका होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरा यह था कि गुप्त मतदान के माध्यम से लेन देन होता था, वोटों की बिक्री होती थी, इसलिए अब वर्तमान में व्यवस्था कर दी गई कि राज्यसभा के जो व्यक्ति वोट देंगे वो खुले मतदान पत्र पे देंगे, ताकि सदस्य या उम्मीदवार जो है वो ये देख सके कि साहब मुझे किन किन लोगों ने वोट दिया है। तो एक पारदर्शिता की बात भारतीय इस व्यवस्था में की गई है। राज्यसभा की संरचना की हमने बात कर ही ली है कि इसकी जो संरचना है या उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है और उसको जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग सीट है। राजस्थान राज्य के लिए 10 सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के लिए होता है। राज्यसभा का जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है या जो निर्वाचन है उसके लिए योग्यता रखी कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो या अन्य कोई ऐसी योग्यता रखता हो कि जो संसदीय विधि द्वारा इस प्रकार की गई हो, तो उस प्रकार की। अब 30 वर्ष की आयु को इस प्रकार से माना जाता है कि उस समय जो व्यक्ति है उसमें एक प्रौढ़ता की ओर बढ़ने के संकेत होते हैं और वो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं जो कार्य हैं उससे परिचित भी होना प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए एक सामान्य रूप से उसकी वो आयु रखी गई है। राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में उसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। हाँ, हर दूसरे वर्ष उसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो नए आते रहते हैं और पुराने सदस्य उस पर से हटते रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित करती है और इस प्रकार से राज्यसभा जो है वो अपने संगठन बनाती है। राज्यसभा चूंकि इसका निर्माण लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में किया गया था। हम ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा 2 बराबर के सदन है और हमने 2 बराबर सदनों की कल्पना की है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली विशेष रूप से अमेरिका में इस बात का ये देखा जा रहा है अब आजकल वहां पर कि जो सीनेट है, जो द्वितीय सदन है, उसका पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, अब उन्होंने उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया और सीनेट जो है वहां पर राष्ट्रपति के महाभियोग की सुनवाई करती है और सीनेट राष्ट्रपति की जो लिस्ट है, जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं या सीनेट का शिष्टाचार, उसके अनुसार वो है राष्ट्रपति की लिस्ट को स्वीकृति प्रदान करती है और अनेक अवसरों पर सीनेट अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। तो वहां सीनेट जो है वो प्रथम सदन की होने की ओर अग्रसर है। भारत में राज्यसभा की स्थिति अमेरिका से थोड़ा कम
और लोकसभा, इंग्लैंड की जो लोकसभा उससे थोड़ा ज़्यादा रखी गई है। विधायी शक्तियों की बात करते हैं हम कि अवित्तीय विधेयक जो धन विधेयक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक की जो प्रमाण पत्र है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। अगर किसी विधेयक में वित्तीय लेन देन हो, वित्तीय नियमों का हवाला हो या विभिन्न प्रकार के टैक्स शुल्क इनके बारे में उनका कमी या ज़्यादा करने की बात हो, लगाने की बात हो, बढ़ाने की बात हो, तो ऐसे विधेयकों को धन विधेयक कहते हैं। और ऐसे धन विधेयक पर ये प्रमाण पत्र कि वो धन विधेयक है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं और वो लोकसभा में ही रखे जाते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक की प्रस्तुत या प्रस्तावित नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य अवित्तीय धन विधेयक हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम यही कर लेते हैं कि यदि किसी अवित्तीय विधेयक के संबंध में मतभेद हो, लोकसभा से पारित हो गया हो और राज्यसभा के समक्ष आया हो और राज्यसभा उससे सहमत नहीं हो, तो वो अपने संशोधनों के माध्यम से उसको वापस लौटा सकती है। ऐसी स्थिति में इस वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को लोकसभा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, चूंकि लोकसभा बड़ा सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसलिए लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन की या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और इससे संयुक्त बैठक में विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के पश्चात जब मत विभाजन की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के इसमें वोटिंग करते हैं। उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित माना जाता है। अब चूंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, लगभग राज्यसभा से दुगनी है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा जिस विधेयक को राज्यसभा पारित नहीं करना चाहती है या ऐसे अमान्य जो लोकसभा की नज़र में अमान्य संशोधन है, तो ऐसी परिस्थिति में वो संयुक्त बैठक बुलाती है और मनचाहे रूप में जिस स्वरूप में लोकसभा चाहती है वो विधेयक को पारित करवा लेती है। तो इस प्रकार से अब तक 2 बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक हुई। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई और उसमें वही हुआ जो लोकसभा चाहती थी। लोकसभा ने अपनी इच्छा अनुसार उसकी कहते की उसको पारित करवा लिया। अब हम बात करेंगे कि जो लोकसभा है उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर हम शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो राज्यसभा के पास में अनेक ऐसी शक्तियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे बात ये महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो राज्यसभा और लोकसभा में समान है। दोनों जगह पर संविधान संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साथ में ही संविधान संशोधन प्रस्तुत तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर असहमति हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था संविधान में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो प्रस्ताव गिर जाता है और प्रस्ताव जब गिर जाता है तो उस पर कहते हैं कि प्रस्ताव गिरने के बाद में लोकसभा उसको पुनः नए स्वरूप में प्रस्ताव को लाती है। अब तक 3 बार संविधान संशोधनों पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हुआ। 1970 में जब भारतीय राजाओं
को जब संघ में शामिल किया गया था तो उनको प्री विपर्स और कुछ अधिकार दिए गए थे। तो उन अधिकारों की समाप्ति के लिए जब विधेयक आया था तो राज्यसभा ने इस पर विरोध किया था। 1978 में 45 संविधान संशोधन पर भी विरोध हुआ था और 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाया गया, जो अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हो चुका है, जो पंचायत राज और नगरीय संस्थाओं के संबंध में है। ये इस पर मतभेद हुआ था और ये प्रस्ताव गिर गया था, इसलिए पारित न होकर के 64वां 65वां संविधान संशोधन के बजाय 73वां 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पारित हुआ। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां लोकसभा के मायने में कमजोर है, उसको निर्बल स्थिति प्राप्त है। वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से रखे जाते हैं और वो लोकसभा में रखे जाते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा उन पर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है, संशोधन करती है और राज्यसभा के पास में केवल 14 दिनों का समय है, उसको वापस लौटाए लोकसभा को पारित करके, या अपने संशोधनों के साथ लौटाए या उसको पारित नहीं करे। तो भी 14 दिन के बाद में उसे राज्यसभा से पारित माना जाता है। अगर संशोधन राज्यसभा ने रखे हैं तो लोकसभा माने न माने उसकी इच्छा पर है। प्राय राज्यसभा द्वारा वित्तीय विधेयकों के संबंध में दिए गए संशोधन लोकसभा द्वारा नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि लोकसभा अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहती और वो वित्तीय जो अधिकार या शक्तियां मिली हुई है, क्योंकि वो लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, उसको बनाए रखना चाहती है। ऐसे मामलों में वो राज्यसभा के साथ में उन शक्तियों को शेयर नहीं करती है और इसीलिए वित्तीय मामलों में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो कमजोर है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शक्तियां राज्यसभा को मिली हुई है। एक तो यह है कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कि संसदात्मक शासन में मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन राज्यसभा जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, उसे पूरक प्रश्न पूछ सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और वो अविश्वास का प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं ला सकती, क्योंकि उसमें विश्वास उसको लोकसभा में चाहिए होता है, मंत्रिपरिषद को राज्यसभा में नहीं चाहिए होता। इसलिए राज्यसभा चाहकर भी उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं करती, लेकिन उसकी आलोचना करके, प्रश्न पूछ करके मंत्रिपरिषद को सावधान और सचेत कर देती है और यही लोकसभा का औचित्य है। राज्यसभा का यही औचित्य है कि वो सरकार या कार्यपालिका पर अपना अंकुश बनाए। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के माध्यम से होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो राज्यसभा भी उसमें बराबर की भागीदार होती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है और उनको बराबर का महत्व प्राप्त है। साथ ही राज्यसभा को जब ये लगता है कि जो उसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोकसभा के साथ में मिलकर के उसको पद से हटा भी सकती है। और यदि 1 माह से अधिक का आपातकाल अगर लागू करना हो तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है कि हमने राज्यसभा को ये
महत्वपूर्ण कार्य दायित्व सौंपा है कि वह अनुच्छेद 249 के अनुसार अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए। तो संसद कानून केवल राज्य सूची के विषय पर तभी बना सकती है जब आपातकाल लागू हो। नंबर 1। नंबर 2 कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो। नंबर 3 वो परिस्थिति है जब वो किसी भी राज्य के लिए 249 के माध्यम से राज्यसभा की स्वीकृति मिलने पर उसमें एक वर्ष के लिए वो कानून बना सकती है, और राज्यसभा चाहे तो उसको हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राज्य सूची पर अब आप देखिए कि शक्ति पृथक्करण है, शक्ति विभाजन है, और संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो बना रहे, इसके लिए राज्यसभा की ये शक्ति कि उसके प्रस्ताव के बाद ही जो लोकसभा है या संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये उसका कहते हैं कि संरक्षण है। इस प्रकार से राज्यों को संरक्षित करती है। फिर क्योंकि केंद्रीय सेवाएं ग्रुप ए, जिनको अखिल भारतीय सेवाएं भी कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा प्रस्ताव करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है, और नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केवल और केवल राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही केंद्र सरकार बना सकती है, गठन कर सकती है, उसका कैडर का निर्माण कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। तो ये जो विशेष शक्तियां जो राज्यसभा को प्राप्त है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये राज्यसभा को एक महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध कराती है। अब इन शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में या इनके प्रकाश में अगर हम राज्यसभा की वैधानिक स्थिति की बात करें तो राज्यसभा का जो सदन है वो महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली भी है, लेकिन ये द्वितीय सदन है, ये सेकंड हाउस है, आल्सो रैंक्ड इन सेकंड पोजीशन। क्योंकि इसके पास में ऐसी कई शक्तियां नहीं है जो लोकसभा के पास में है, और इस राज्यसभा की जो स्थिति है वो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की स्थिति निर्बल है, किंतु उसका अपना औचित्य और महत्व है। राज्यसभा का गठन जो है वो संघात्मक शासन के प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है, और इसीलिए हमने प्रत्येक राज्य को उसके दलगत आधार पर जनसंख्या के अनुपात में उसको बंटवारा किया गया है। साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी स्थिति कमजोर होनी है, और ये जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा या भारत की कार्यपालिका द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो वैधानिक जो स्थिति है वो कमजोर होनी है, विधायिका कमजोर होनी है। साथ ही राज्यसभा का जो स्वरूप है और वर्तमान में जिस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन नामांकन किया जाता है, वो उन व्यक्तियों की शरण स्थली भी बन गए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं जीत पाते, या ऐसे नेता जिनको राज्यसभा में स्थान देकर के संतुष्ट किया जाता है, या कई प्रकार से जो वरिष्ठ अपने ज्ञान और अनुभव में विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो इसलिए किया जाता है। उस प्रकार से राज्यसभा की जो स्थिति है वो कमजोर है, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भी है। राज्यसभा जो है वो देवताओं का सदन नहीं बन पाई, लेकिन ये दुष्टों और प्रतिकरवादियों का सदन भी नहीं है,
कहने का तात्पर्य है किसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और इसको द्वितीय सदन के रूप में रखा गया था। लोकसभा का प्रतिनिधि भी नहीं, प्रतिद्वंदी भी नहीं है, बल्कि ये देखा गया था कि लोकसभा अपनी मनमानी न करे, संसद अपनी मनमानी न करे, उस पर एक चेक हो, तो चेक एंड बैलेंस के रूप में इसका निर्माण किया गया था। साथ ही कुछ अनुभवी और योग्य व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया से भाग न लेना चाहते हो, उनको कहते कि इसमें लाया जा सके, और लोकसभा द्वारा जल्दीबाजी या लोकमत और लोकहित के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कानून बना दे, तो ऐसी स्थिति में एक लोगों का चेक, एक विश्वास हो कि राज्यसभा हमारा संरक्षण करेगी, रक्षण करेगी, इसलिए राज्यसभा का किया गया है। राज्यसभा राज्यों की हितों की संरक्षक है, जो संघीय सिद्धांत के अनुरूप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का अपना एक औचित्य है, अपना एक महत्व है, उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, 312, 249 और 80 के 108 के अनुसार संयुक्त बैठक। तो इस प्रकार से राज्यसभा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि ये द्वितीय सदन है, कमज़ोर है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है कि राज्यों के हितों की रक्षा नहीं कर सके, लोकहित और लोकमत की रक्षा न कर सके। भारत की राज्यसभा ने सदैव इस बात को प्रदर्शित किया है और ये महत्वपूर्ण रहा है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा ने कंधे से कंधा मिला करके विधायी प्रक्रिया को बढ़ाया है और उसको संपन्न बनाया है। इस प्रकार से राज्यसभा संसद का न महत्वपूर्ण सदन है, बल्कि भारतीय विधायिका का एक सिरमौर चेहरा भी है, जो सदैव चमकता रहा है और उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। जय भारत, जय हिंद।